हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी दैट मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँ। तो ये वीडियो आप लोगों के फिज़िक्स क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ये क्वेश्चन मैं शेयर करने वाली हूँ या जो भी मैं अभी इसमें क्वेश्चन आप लोगों को शो करूँगी, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भले ही थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, आपको लगेगा ईजी है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, राइट। तो इसमें न्यूमेरिकल वाले पोर्शन अभी नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। फिजिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज यू ऑल नो दैट। तो अभी इसमें थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। ये 50 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी बेस्ड हैं एंड ये इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है दैट नॉइस इज मीजर्ड इन विच यूनिट। जो नॉइस होती है उसको हम कौन सी यूनिट में मीज़र करते हैं। आपके कुछ ऑप्शंस दिए हैं, दैट इज़ वॉट, फैराडे, पास्कल, डेसिबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज़ डेसिबल। नॉइस की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ऑप्शंस है वोल्ट, ओम, कूलाम, वॉट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज कूलाम। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वॉट इज मोज स्केल यूज्ड। मोज स्केल जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस हैं टू मीज़र ब्राइटनेस ऑफ अ सब्सटेंस, टू मीज़र विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, टू मीज़र इलास्टिसिटी ऑफ अ मटीरियल, टू मीज़र हार्डनेस ऑफ अ मिनरल्स। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा डी, दैट इज टू मीज़र हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनीमोमीटर मीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एनीमोमीटर एक डिवाइस होती है, इसे हम किसको मीज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आपके पूछे जा चुके हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था नर्सिंग का, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था एंड ये वही क्वेश्चन यहाँ पे एज विद द सेम ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, स्पीड ऑफ विंड, या फिर स्पीड ऑफ वाटर करेंट, या फिर स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन स्पीड ऑफ विंड। एनीमोमीटर जो डिवाइस होती है वो विंड की स्पीड को मीज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर किससे मीज़र की जाती है, इसके डिवाइस का नाम क्या होता है। हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर, ग्लूकोमीटर और द बैरोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हाइग्रोमीटर। ये मैंने पहले भी जब फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे शेयर किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था और इसकी ट्रिक भी बताई थी कि लर्न करने का एक मेथड है, दैट एच फॉर ह्यूमिडिटी एंड एच फॉर हाइग्रोमीटर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शंस हैं चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने पे मास चेंज होगा, रिमेन सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम रहेगा, इज इक्वल टू इट्स वेट, वेट के बराबर होगा, इज ग्रेटर एट माउंटेन्स, माउंटेन्स पर ज़्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। जो मास होता है बॉडी का वो कहीं पर भी जाए हमेशा सेम ही रहता है, बिकॉज मास जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। स्केलर क्वांटिटी इन द सेंस उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि जो वेट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें आपका क्या नाम मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस उसमें डायरेक्शन भी होता है, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मे बी चेंज हो सकता है, बट जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से सारी जगह पर सेम रहेगा। सो रिमेन सेम एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम और क्या बोलते हैं। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। रॉकेट propulsion टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो रॉकेट propulsion टेक्नोलॉजी है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अप, अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। इसमें से कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एसेलरेशन, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी और द डिस्टेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज एसेलरेशन। अगर हम बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो एसेलरेशन एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एसेलरेशन इज, एसेलरेशन क्या होता है। एसेलरेशन हिंदी में बोलते हैं त्वरण। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम
ए, राइट। तो इस फॉर्मूला से अगर हम देखें दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। तो इस बेसिस पे हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लिपिंग बिकॉज ऑफ। ये क्वेश्चन भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और एक बात और, ये जो भी क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही हैं, ये पैरामेडिकल में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अदर जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड उसमें भी ये बेसिक क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी स्टेट के जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ये वीडियोज़ ये क्वेश्चन प्रेफर कर सकते हो पढ़ना, राइट, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज है, सबको ही आने चाहिए क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बोल रहा है वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लिपिंग। हम अर्थ पर चलते हैं, आराम से वॉक कर सकते हैं, क्यों? बिना स्लिपर किए। ऐसा क्यों होता है? किसके प्रेजेंट की वजह से? तो ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी जो फ्रिक्शन होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से हम बिना स्लिप किए आराम से वॉक कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो फोर्स के अपोजिट चलता है, राइट। तो अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं यानी कि हमारा फोर्स आगे की तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है जो फ्रिक्शन है वो फोर्स के अपोजिट में लग रहा होगा। दैट्स वाई ये दोनों फोर्सेस मिलके हमारी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी स्लिप नहीं हो पाती। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज। सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन किया जाता है उसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन है पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, यूनिटी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें जो बॉडी होती है वो एक किसी सर्कल में यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही होती है और ये इसका सेंटर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पे लगने वाला वो फोर्स है जो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी को मूव करा सके, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होता है, राइट। तो ये जो बॉडी का जो भी फोर्स है वो डायरेक्टेड होगा सेंटर की तरफ। तो ये हमारा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अब इसमें वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें बेसिक वाला पता है, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0, राइट। तो ओवरऑल वर्क डन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो स्प्रिंग बैलेंस होता है यानी कि जो स्प्रिंग बैलेंस का जो फॉर्मूला है या जो भी उसकी डेफिनेशन है या जो भी वर्क करता है स्प्रिंग वगैरह, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? बॉयल्स लॉ पर, हुक्स लॉ पर, बर्नौलीज प्रिंसिपल और द पास्कल्स लॉ। So the correct option is B, that is Hooke's law. Next question, what is the reason of the oil rising in the lamp wick? जो लैम्प होता है उसमें जो ऑयल यानी जो बाती में जो तेल होता है यानी, तो वो किस लॉ के थ्रू या किस रीज़न की वजह से वो ऊपर की तरफ चढ़ता है? नीचे क्यों नहीं जाता, ऊपर ही क्यों चढ़ता है, नीचे क्यों नहीं रिमेन रहता है? ऐसा क्या मतलब उसमें रीज़न होता है? ऑप्शन है कैपिलरी एक्शन, डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू विक, ऑयल इज़ वेरी लाइट, सरफेस टेंशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो ऑयल होता है वो लैम्प में ऊपर की तरफ मूव करता है। क्वेश्चन, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो डैश एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड रिमेन सेम। मान लीजिए कोई फ्लूइड है वो आराम से एक स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा है, राइट। तो एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इन द फ्लूइड रिमेन सेम, क्या चीज़ ऐसी होगी फ्लूइड में जो सेम होगी? उसमें फोर्स सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा या फिर स्पीड? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज वेलोसिटी। वैसे तो वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम ही है और मैग्नीट्यूड जो कि है तो वो तो स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, और क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी भी सेम ही रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हिल स्टेशंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। जो हिल स्टेशंस होते हैं पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? सेम एज एट सी लेवल, लेस देन दैट एट सी लेवल, मोर देन दैट एट सी लेवल, इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज लेस देन दैट ऑफ सी लेवल। जो समुद्री तल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कम होता है हमारा हिल स्टेशंस का बॉइलिंग पॉइंट।
वाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड। अब इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन देखा था कि हिल स्टेशंस पर क्या होता है, हमारा जो सी लेवल से थोड़ा कम हो जाता है। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्यों हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो हाई एल्टीट्यूड पर जाने से डिक्रीज क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। ऑप्शंस दिए हैं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर और बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डाउन जाने लगता है। एटमॉस्फेरिक डाउन जाएगा, दैट मीन्स हायर एल्टीट्यूड में जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वाई डज अ फाउंटेन पेन लीक इन एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट। एक एरोप्लेन है, वो एक हाइट में फ्लाई हो रहा है, उसमें अगर एक कोई फाउंटेन पेन है वो लीक कर रहा है, तो उसमें यही पूछ रहा है कि एक एरोप्लेन में जो कि हाइट पर फ्लाइंग कर रहा है और उसमें एक मतलब इंक पेन है वो लीक कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसमें मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ, होगा डी, बिकॉज ऑफ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द पेन। क्योंकि जो उसके बाहर का पेन के जो आउटसाइड का जो प्रेशर होगा वो लो होगा। तो कोई भी चीज़ जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, राइट। तो पेन के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा, दैट मीन्स इंक जो होगी वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि जो पेन का इंक है वो लीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल। अगर किसी फ्रेश एग को हम नमक वाले पानी में डालते हैं तो क्या होगा। सिंक एंड गो टू द बॉटम, डूब कर नीचे चला जाएगा। सिंक बट विल नॉट गो टू बॉटम, डूबेगा लेकिन नीचे नहीं बैठेगा। फ्लोट, ऊपर ही तैरेगा। बर्स्ट, फट जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज फ्लोट। अगर हम नमक वाले पानी में एग को डालते हैं तो वो ऊपर ही फ्लोट करेगा, यानी ऊपर ही तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो किस टेम्परेचर पे सबसे मैक्सिमम होती है, यानी हाईएस्ट होती है। 12 डिग्री में, 8 डिग्री में, 4 डिग्री में और 0 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर डैश व्हेन इट फ्रीजेस। वाटर की डेंसिटी कितनी होगी अगर उसको हम फ्रीज कर दें, घटेगी, बढ़ेगी या रिमेन कांस्टेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज डिक्रीजेस। एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स, अगर बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का तो उसका टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्रायोजेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद। फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होती है क्रायोजेनिक, क्या मतलब है इसका। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज वेरी लो टेम्परेचर। जो भी फिज़िक्स की स्टडी होती है जो वेरी लो टेम्परेचर पर जो स्टडी होती है उसे हम क्रायोजेनिक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। कौन सा ऐसा मेटल है जो एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, ये यूज़ किया जाता है उसको। कॉपर, गैलियम, आयरन और द जिंक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज गैलियम। द सन प्रोवाइड्स हीट टू द अर्थ थ्रू। जो सन होता है वो अर्थ को हीट प्रोवाइड कराता है, किस प्रोसेस के थ्रू, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन और द फिशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज रेडिएशन। फूड इज कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर ड्यू टू। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। हीट रिमेन इनसाइड, क्योंकि जो उसकी हीट है वो उसके अंदर ही रहती है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है वाटर का। रिलीज ऑफ स्टीम बाय इट्स विसल एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पर जो उसकी सीटी आती है उसकी वजह से जो स्टीम है वो रिलीज़ हो जाती है, इस वजह से जल्दी पक जाता है। या फिर हाई अमाउंट ऑफ स्टीम, या ज़्यादा भाप होने की वजह से। सो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, दैट इज इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। प्रेशर कुकर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इंसुलेटर है। इंसुलेटर इन द सेंस जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती, राइट। तो ऑप्शन है कॉपर, वुड, मरकरी, एल्यूमिनियम। सो यू ऑल नो दैट इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वुड यानी कि जो लकड़ी होती है वो बैड कंडक्टर होती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंसुलेटर। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड विल बी। मान लीजिए ये कप ऑफ आइसक्रीम है, इसमें एक लकड़ी का स्पून है वो इसमें डला है, राइट। तो इसका जो अदर एंड होगा, यानी ये वाला जो एंड होगा, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हमने स्पून को आइसक्रीम के अंदर डिप किया है, यानी आइसक्रीम कोल्ड है, ठंडी है,
तो क्या इसके एंड पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इसका एंड भी ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा या फिर रिमेन सेम होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, दैट इज़ नॉट बिकम कोल्ड। लकड़ी का है, बैड कंडक्टर होता है, हीट कोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप स्पून को अगर डिप करते हो आइसक्रीम में तो उसके अदर एंड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वो ठंडा नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दैट इज़ नॉट बिकम कोल्ड। हीट इन डैश इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्मर सब्सटेंस टू अ कोल्डर वन। किसमें मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, टाइप ऑफ एनर्जी, वो वार्मर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफ़र होती है, राइट? ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, थर्मोडाइनमिक्स और द मैग्नेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज थर्मोडाइनमिक। टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर द सेम। दो बॉडीज हैं ए और बी, वो हमारा थर्मो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी अगर उसमें क्या सेम हो? टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट, मास, वेलोसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज टेम्परेचर। अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होगा देन दे विल बी कंसिडर्ड एज इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? एक्स रे, आर रे, कैथोड रे, इंफ्रारेड रे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज कैथोड रे। कैथोड रे जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो टीवी रिमोट होता है हमारा ना, हम टीवी लाइक यहाँ टीवी और हम रिमोट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कौन सी रेज होती है, कौन सा प्रिंसिपल होता है जिसकी वजह से जो सिग्नल होते हैं हम रिमोट्स के थ्रू टीवी के लिए भेजते हैं वो तुरंत कैच कर लेती है टीवी? किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स पर, लेज़र टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और द इंफ्रारेड वेव्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज इंफ्रारेड रेज। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज स्मॉलर देन। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है किससे? विजिबल लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेज से, एक्स रेज से और द रेडियो वेव। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स होती हैं उससे भी कम होती है वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज की। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम? किस मीडियम में साउंड जो होता है वो ट्रैवल नहीं कर सकता? सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? स्टेथोस्कोप किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? जो स्टेथोस्कोप जो हम डॉक्टर्स या नर्सेज यूज़ करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? कन्वर्जन ऑफ करंट इनटू साउंड, कन्वर्जन ऑफ साउंड इनटू करंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम किसी भी पेशेंट पे उसके हार्ट साउंड वगैरह को सुनने के लिए जो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम होता है उसको बॉडी पे टच करते हैं तो जो भी साउंड होती है वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से हमें स्टेथोस्कोप में वो साउंड सुनाई देती है, राइट? तो ये जो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है स्टेथोस्कोप? ये वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर। साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन। जो साउंड होती है वो किस में सबसे तेज़ ट्रैवल करती है? पेट्रोल, स्टील, नाइट्रोजन, केरोसिन ऑयल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज स्टील। ह्यूमन बींग्स हियरिंग रेंज इज। ह्यूमन बींग्स की जो हियरिंग रेंज होती है वो कितने हर्ट्स होती है? कुछ ऑप्शंस दिए इसमें, सो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, दैट इज 20 से लेके 20,000 हर्ट्स। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? एयर में साउंड की वेलोसिटी का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मतलब एयर में साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज़ सेड टू बी ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ। मान लीजिए ये एयर की स्पीड है और ये कोई ऑब्जेक्ट है वो भी चल रहा है, ये इसकी स्पीड है, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट की स्पीड एयर की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस स्पीड को मतलब तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से भाग रहा है कि वो एयर की स्पीड को भी फेल कर दे रहा है? ऑप्शन है सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सबसोनिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज सुपरसोनिक। लाइट वेव्स आर। लाइट वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नो ऑप्शन इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स जो होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इज नोन एज। कोई मीडियम है जिसमें स्मॉल सब्सटेंडेड पार्टिकल्स है, उसके थ्रू अगर हम लाइट को वहाँ पर डालते हैं और वो जो लाइट है वो उसको स्कैटर कर देता है यानी कि फैला देता है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। द ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ अ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज ड्यू टू द डैश ऑफ लाइट।
जो सन होता है जब राइज करता है या सन सेट होता है तो उसमें एक अलग से रेडनेस आ जाती है, एक ब्रिलियंट रेड कलर दिखाई देता होगा अगर आपने नोटिस किया हो तो ये किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन और द डिस्पर्जन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? कौन सा ऐसा मिरर होता है जिसमें जो इमेज की साइज़ होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर होती है? तो वो होता है हमारा प्लेन मिरर, दैट इज सी ऑप्शन। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका सेम जो साइज़ होता है इमेज का वो वही होता है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी बेस्ट सुइटेड फॉर यूज़ इन अ सोलर कुकर? सोलर कुकर के लिए हम किस टाइप का मिरर यूज़ कर सकते हैं जो कि बेस्ट होगा? तो ये होगा हमारा कॉन्केव टाइप ऑफ मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज, प्लेन मिरर के थ्रू जो बनने वाली इमेज होगी वो कैसी होगी? तो प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लिटरिंग ऑफ एन एयर बबल राइजिंग थ्रू ए वाटर? वाटर से जो एयर बबल राइज होता है, बनता है, उसमें ग्लिटरिंग क्या, किस वजह से उसमें शाइनिंग आती है उस एयर बबल में? तो वो शाइनिंग होती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द पावर ऑफ द लेंस इज 2D, हेयर D स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे D का क्या मतलब है पूछ रहा है, तो लेंस की जो पावर होती है वो हम उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, डायोप्टर में हम उसे मेजर करते हैं। यहाँ पे D का मतलब है डायोप्टर, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत हैज़ हाइपरमेट्रोपिया, रजत को हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिकमेंडेड टू करेक्ट हिज विजन? तो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होंगे वो उसको कौन से टाइप ऑफ मिरर सजेस्ट करेगा उसके विजन के लिए? तो वो उसको विजन के लिए सजेस्ट करेगा कॉन्वेक्स टाइप ऑफ मिरर। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर इज कॉल्ड, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है अलग अलग कलर में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा? ऑप्शन है सॉइल, डायमंड, ग्रेफाइट, गोल्ड। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी, दैट इज डायमंड, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे फिजिक्स के, जिसमें मैंने आप लोगों से आप इंपॉर्टेंट भी कुछ क्वेश्चन शेयर किए। एंड आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।